एशिया में आते हुए देखा। इस दफा मैं देखता हूँ कि अमेरिका की 17 साल की इन्वेस्टमेंट और 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर और इतनी मार खाने के बाद अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका यहाँ से खामोशी से वाइंड अप करके और ऐसे हाथ क्लोज करके इस एरिया को छोड़ के और बिल्कुल नो मैंस लैंड छोड़ के ओपन करके चला बिल्कुल जाएगा और अफगानिस्तान भी छोड़ देगा, पाकिस्तान भी छोड़ देगा, जाके चाइना मजे से सी पैक और दबा दे और जो स्ट्रेटेजी उसके लाइन में वो यहाँ पे उसको रियलाइज कर सके, तो ये भी दीवाने का ख्वाब होगा। ऐसा अमेरिका कभी भी नहीं करने देगा। इसलिए मैंने एक पैरेलल ड्रॉ किया था पिवट का, और पिवट से पहले मैंने पैरेलल ड्रॉ किया था वो जो रशिया वॉर का है। तो वॉर इज नॉट बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, द वॉर इज बिटवीन अमेरिका, यूएस एंड चाइना। और इसकी एक वॉर के अंदर पहले ट्रेड वॉर भी चली थी जो बाइडन जो ट्रम्प के पीरियड में थी, $400 बिलियन की, ट्रिलियन डॉलर्स की वॉर थी बिटवीन देम। बहुत सारी बातें हो गई और इसमें मुख्तसर सी मैं एक बात और ऐड कर दूं। ताज़ा ताज़ा पाकिस्तान में एक सहाफ़ी आए हैं, सहाफ़ी कह रहा हूं, एम्बेसडर आए हैं, अमेरिका के एम्बेसडर है। 4 साल के बाद एक प्रॉपर एम्बेसडर आया है। उससे पहले जो अपॉइंटमेंट थी एडहॉकिज्म पे चल रही थी। एडहॉकिज्म का मतलब है बिल्कुल एक्टिंग एम्बेसडर चल रहे थे, उसको चार्ज दी अफेयर कहते हैं। इन एम्बेसडर का मैंने प्रोफाइल देखा, टू माय हॉरर एंड सरप्राइज, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक अरब स्प्रिंग की पूरी जो वो चली थी, टेल चली थी, तो ही हैज द एक्सपीरियंस। इनके सीवी को अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह से इनसे ज्यादा क्वालिफाइड बंदा जो है ना, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये तमाम रीजन को उनके सीवी पे लिखा हुआ है। ये मैं तो कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रहा हूँ, आगे मैंने देखा तो कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हैं। तो जो जहां से वो आ रहे हैं उन मुल्कों में जो हरकतें वो उन्होंने की नहीं की, वल्लाह आलम वहां हुई, और अमेरिकन डोमिनेशन उस पर क्या थी और उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे क्या बैठा हुआ था। अब वो आ गए पाकिस्तान में इस टाइम फ्रेम में अचानक। देखिए एक रूटीन होता है, रूटीन नहीं है, 4 साल के बाद तशरीफ लाते हैं। तो अब मैं अगर अमेरिका के यूएस में मुझे रिकैप करने दी, मैं यूएस एग्जिट के विड्रॉल को, उसके बाद पाकिस्तान के स्केप गोट को, और इंडिया की ऑलरेडी जो चाइना ने उस पर अटैक किया था गुलवामा में, लद्दाख में जो बंदे मार दिए थे और वो इंटर कर गए थे लद्दाख एरिया में, जो उन्होंने किया है, ये 371 के एब्रोगेशन के बाद चाइना ने इंडिया को एक सबक दिया है। तो वहां भी ये बात वाजे हो गई कि सम हो दिया था, भुब्बे अली बुग्ज़े माफिया वाली बात आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये वर्ड बार बार यूज करता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन उसमें हुआ ये कि अब जो चाइना का जो यार है, जो जार है वो उसका गद्दार है, अमेरिका का गद्दार है, और जो चिकना का बिल्कुल गद्दार है वो अमेरिका का यार है। तो एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। तो इंडिया या तो सुकून से वोट से निकल के अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया। अब अमेरिका को इस बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में चाइना को कैनिबलाइज करने के लिए अगर कोई लैंड और कोई मैनूवरिंग प्लेस मिलती है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ऑन टॉप ऑफ इट जो मैंने म्यांमार का, श्रीलंका का और बांग्लादेश का और जो ईस्ट का, साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र कर दिया, वो भी श्रीलंका में क्या हो चुका है, म्यांमार में पहले क्या हो चुका है, वहां पे वो एक पूरी की पूरी एक नस्ल कशी की तरह से सिलसिला चल रहा था। ये बातें बड़ी मुश्किल सी लगती है, थोड़ा सा रिकैप करके ना, हमारे तो दिमाग में चल रही है, इसलिए मैं मशरकी साहब को ले रहा हूँ, शायद आप माशाल्लाह से स्टूडेंट है, यू आर डूइंग इट एट द नहीं नहीं सीनियर थैंक पर्सपेक्टिव। और बड़ा ये हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, बड़ा नाचीज सा, लेकिन नाचीज से प्लेटफॉर्म पे कोई बड़ी और अच्छी और काम की बात करने से अल्लाह माफ करे कोई नहीं मना कर रहा। यू तो बेशक अगर मैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को जब मैं अलाइन करता हूँ, वापस पाकिस्तान में आता हूँ, अभी तक मैंने कोई लोकल सिस फ्रंटियर बात नहीं की। तो लोकल सिस फ्रंटियर की जब मैं बात करूँ तो हमारी छोटी सी, मतलब 23 करोड़ की, 25 करोड़ की आबादी में, अल्लाह माफ करे, जो लड़ना लड़ाना है ना, हमारी जो फॉल्ट लाइन्स है, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स है, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स है, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स है, एथनिक फॉल्ट लाइन्स है, हमारी बहुत फॉल्ट लाइन्स है। 25 करोड़ आबादी में वो भूखे मुल्क में जिसका जीडीपी पर कैपिटा जो है ना, वो तकरीबन जो लो पॉवर्टी वहाँ की 33 पॉपुलेशन हो, 33% ऑफ द पॉपुलेशन हो, इतनी जहालत हो, इतनी प्रॉब्लम्स हो, तो ये 23-25 करोड़ तो वैसे ही लड़ते रहना है। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो अभी सिनेरियो बिल्ड हुआ है, इस सिनेरियो को जब मैं ग्लोबल सिनेरियो में लिंक करता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक डाले, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मुझे तो ये लिख रहा है कि स्क्रिप्टेड है, जो वहां हो चुका है वो होने जा रहा है। और उसके बाद होगा ये कि इस 23-25 करोड़ को उन्होंने कैनिबलाइज करके, मार्जिनलाइज करके, कॉम्प्रोमाइज करके, इसको नल एंड वाइट करके, और एक ही आपके पास टोटल की स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंस है। आई एम कमिंग फ्रॉम द मिलिट्री एंड आई नो कि आपकी कन्वेंशनल फोर्सेज है और आपका स्ट्रेटेजिक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो हमने कन्वेंशनल फोर्सेज का भी देख लिया, तो कन्वेंशनल फोर्सेज के बारे में भी वो कौन गद्दार है और कौन जानवर है और कौन न्यूट्रल है, आई वोंट लाइक टू गेट इनटू दैट, कौन किसके खिलाफ क्या कह रहा है। बट अभी तक आपकी एक चीज जो बची हुई है खामोशी से जो पीछे है, जो उनको ग्लोबल लेवल पे दे डोंट माइंड आप आपस में क्या 25 करोड़ एक दूसरे को क्या कहते हो क्या नहीं कहते, इज नन ऑफ देयर गेम, दे आर दीस पुश। लेकिन आपका सम ऑफ द अदर, यू आर वन ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड, इन द रीजन एंड इस्लामिक वर्ल्ड। तो वो तो उनको कहीं से भी हजम नहीं होती। अब उसको
मार्जिनलाइज करने के लिए ईरान के ऊपर P5+1 लग सकता है, IAEA लग सकता है, और वो आके उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई ये सेंट्रीफ्यूज ठीक है, लीकिंग तो नहीं हो सकती है, इनके साथ कोई और गलती तो नहीं हो रही, को फलाना तो नहीं हो रहा। कल को अगर वो आपको आके कहे ठीक है हम आपको 2, 4, 5, 10 बिलियन देते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में जरा आप काइंडली हमें जरा वो दीजिए, मुसवदे दीजिए, सो दैट वी वांट टू सी फ्रॉम द ग्लोबल इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम, क्योंकि आपकी तो इंस्टेबिलिटीज इतनी ज्यादा है, तो आपसे तो वो आपकी मतलब मैं क्या बोलूं, आपसे आपका वो शायद दस्तूर भी संभाला जा रहा, तो आप इसके साथ क्या करेंगे? और फिर भूखा वो कहते हैं ना, नहाएगा क्या और नाचेगा क्या और संभालेगा क्या और करेगा क्या? और आपने यूक्रेन में किस तरीके से कब क्या चीज कॉम्प्रोमाइज की थी और आज उसके साथ क्या हो रहा है? तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, आई रिपीट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लीडिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डिफॉल्ट, इकोनॉमिक डिफॉल्ट इन अ वे कि आप 25 रुपए की चीजें बाहर बेचते हैं, 45 रुपए आप मंगा लेते हैं, तो 20 का आपके पास डेफिसिट है, 20 के डेफिसिट को आपने चिप इन करना है, उसमें ऑयल भी है, उसमें फर्नेस ऑयल भी है, उसमें अंदर कमोडिटीज भी है, उसमें वीट भी है, उसमें गंदम भी है। तो जिंदा रहने के लिए, बिजली के लिए, यूटिलिटीज के लिए जो आपको पैसे चाहिए वो आपके पास हो रहे हैं खत्म। अब जब हम इस सारे को मिक्स करते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर को देखते हैं, बात लंबी हो गई, और उसके बाद रशियन वॉर को देखते हैं, उसके अरब स्प्रिंग को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये इकोनॉमिक वाली हमें क्या हमें लगने जा रही है, नंबर वन, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके सर्वाइवल के हमारे पास चांसेस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, और जो कुछ मैंने कहा ये अब तक, अगर इसमें से किसी को डिसएग्रीमेंट है तो प्लीज हाउस इज ओपन एंड आई एम डन। थैंक यू वेरी मच प्लीज फॉर थैंक यू, थैंक वंडरफुल, यू। थैंक यू। डॉक्टर हामिद साहब, बहुत प्लीज जबरदस्त। सर। जी जी सर आपका नाते। व्यू देना चाहूंगा मैं। पॉलिटिकल जी साइड से जो अभी कर्नल साहब ने बात की, हमारा जो टॉपिक है पाकिस्तान पोटेंशियल डिफॉल्ट एंड सोशल क्राइसिस, इसमें पॉलिटिकल साइड से प्लीज जरा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हुआ हमारे साथ, क्या होने जा रहा है, और कैसे हम इससे बच सकते थैंक यू वेरी मच नातिक एंड सर, आपने बहुत मतलब बड़ा अच्छे तरीके से इसको जियोपॉलिटिकली समराइज किया, इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज किया। और मैं ये समझता हूँ कि आपने जो अपने एप्रीहेंशंस और जो जिसको हम कहते हैं कि ग्रेट गेम को जिस अंदाज में आपने पिक्चर किया है, वो बड़ी वेरी क्लोज टू द रियलिटी और क्लोज टू द फैक्ट्स है। और मतलब देयर आर थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑन माय पर्सपेक्टिव। आप बिल्कुल उसको डिसएग्री करें। 2-3 चीजें हैं। एक तो बात ये है कि आज मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा था, तो उसके ऊपर मैंने एक बड़ी मजे की रिसर्च की है कि आपको ये बताता चलूं कि दुनिया के इस वक्त नियरली 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नियर टू बी बैंकरप्ट, नियर टू बी वर्ज ऑफ अ डिफॉल्ट। The first of that was Sri Lanka. There are 25 countries from Africa where they are near to default. 25 countries are from Latin America and Asian Pacific where they are near to default. About 19 countries from Asia and Arab regime are near to default. अच्छा, इसके अंदर there are 3 very important facts. They say that there are 3 facts. 1, food. Second, energy. Third, their circular debts. Their debts for against their buying and selling. जो भी आपने बात की, हमने कोविड-19 से हम बाहर आते हैं और उसके बाद दुनिया एक बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, जो कि आवाम को भी नहीं पता। आज 90% of the world population does not know that how the world has changed within last 3 years. There are 2 biggest events. One is pandemic of COVID-19, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया है इसने। और सेकंड इज रशिया यूक्रेन वॉर। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा वॉर क्राइसिस है इन द वर्ल्ड। दुनिया में बाकी जितनी भी जंगें लड़ी गई वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर टिल आप यमन अटैक तक ले जाएं, या लास्ट जो हम देखते हैं अफगानिस्तान, तो चलता रहा 20 साल। इन सब के अंदर दोनों में से एक ऐसा कंट्री जरूर था, ऑप्रेसर, और जिसके ऊपर टारगेट किया गया, वो टारगेट वाज वेरी वीक। एक ऐसे मुल्क को टारगेट किया जाता था जिसको मतलब खत्म करना या रगड़ देना कोई मुश्किल नहीं था। रशिया यूक्रेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि दोनों हार्ट ऑफ द यूरोप में बैठे हुए,
दोनों फॉर मेनी रीजंस they are very much important for the world. जहां रशिया ऑयल के हवाले से पूरा यूरोप उस पर डिपेंड करता है, जर्मनी की 40% गैस ऑयल जो है वो रशिया पे डिपेंड करता है, फ्रांस 33% करता है, इंग्लैंड को 18-20% करता है, सारे मुल्क करते हैं। ठीक हो गया। वहीं यूक्रेन की गंदम के ऊपर दुनिया का 35% डिपेंडेंसी है। ठीक है। इन दो मुल्कों की जंग ने इस पूरी दुनिया की जो फूड सिक्योरिटी है उसको शेक कर दिया है। यानी वो एक सिस्टम, देखें मैं और आप, हम सारे मामलात मैटर को हम मैनेज कर सकते हैं, वी कैन नॉट मैनेज फूड एंड एनर्जी क्राइसिस। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड नाउ। और इसने क्या किया कि बहुत सारे दुनिया के जो पुअर कंट्रीज हैं, श्रीलंका उसकी क्लासिक एग्जांपल है। श्रीलंका के डिफॉल्ट की और कोई वजह नहीं है, उस 2 शिप के जो आके वहां कोलंबो में लग गए और उनके पास डॉलर्स नहीं थे पैसे देने के लिए। सो एनर्जी क्राइसिस लेड टू देयर डेट क्राइसिस एंड नाउ दे आर इन काइंड ऑफ अ सिविल वॉर। यही सिचुएशन ट्यूनिसिया में हो रही है, इजिप्ट में यही सिचुएशन हो रही है। मिस्र के बारे में आपको एक फैक्ट बताता चलूं कि उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेन व्हीट या गजा पे डिपेंड करता है वो इजिप्ट है, और इजिप्ट के अंदर उनके पास 2 महीने से जायद की व्हीट नहीं रहेगी। दे डू नॉट हैव द स्टॉक ऑफ मोर देन 60 डेज ऑफ देयर व्हीट। ठीक हो गया। इसी तरह ट्यूनिसिया के अंदर डेट क्राइसिस है, दे हैव 360% more debt than their GDP growth. They have over 200% debts in terms of their foreign aids. यानी within last 2 years उन्होंने इतना डेट पे चले गए हैं कि अब उनके पास नोट छापना कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरेन जब आपने डेट रिटर्न करना है तो उसमें आपका इररेलेवेंट हो जाती है आपकी लोकल करेंसी। इस सिचुएशन के अंदर 3 बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मैंने अंडरलाइन किए हैं। एक तो ये कि वो सब मुल्क कंट्रीज जिनके अंदर वन वे और दी अदर पब्लिक सपोर्ट के बगैर वाली गवर्नमेंट है, यानी इसको कह ले नॉन पॉलिटिकल सपोर्टेड गवर्नमेंट है ना, वो क्राइसिस में आ रहे हैं। जनरल सीसी के पास डिक्टेटरशिप है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है। ट्यूनीसिया में भी यही है, लेबनान में भी यही है। हम नॉर्थ लैटिन अमेरिका में चले जाएं, मेक्सिको में, ब्राजील में, यहाँ डिक्टोरियल जो है ना वो प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंट सिस्टम तो है बट रन बाय अ डिक्टोरियन सिस्टम, डिक्टेटर के तरीके से चलाए जा रहे हैं। पब्लिक सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कंट्रीज की इकोनॉमी सरवाइव करनी है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इस सारी सिचुएशन के अंदर, अभी रिजवान साहब ने भी बात की, वो ये कि अमेरिका जो है ना वो वही कर रहा है जो उसने पाकिस्तान के साथ किया, अमेरिका वही कर रहा है जो उसने सऊदी अरब के साथ किया। अमेरिका नेटो के नाम के ऊपर पूरे यूरोप को बेवकूफ बनाता रहा। आज जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहता है जी कि मुझे आपने कुएं में धकेल दिया, इससे तो अच्छा था मैं रशिया की बात मान लेता और जंग तक बात ही ना जाती, आप पीछे से गायब हो गए हैं। मुझे कह के हम वो पंजाबी में कहते हैं हल्लाशेरी दे के, तो पीछे से आप मेरे गायब हो गए हैं। अब दूसरे एंड पे क्या हुआ कि जब रशिया ने एक्सप्लॉइट किया तो आज जर्मनी भी उसको रोबेल में पैसे दे रहा है। लिटरली वो बैंक को यूरोस देते हैं, बैंक मॉस्को से रोबेल खरीदता है, फिर वापस जर्मनी जाते हैं, और वो पूरा एक सर्कल है। और रोबेल ने 15 दिनों में 200% अपनी वैल्यू एप्रिशिएट कराई है पूरी दुनिया में, जो कि एक कामयाब तरीन पॉलिसी थी। उसने सारे यूरोप को घुटनों पे ले आया। कहने का मकसद ये है कि नेटो ने जो कोशिश की रशिया पे दबाव डालने की, वो फेल हो रहा है। अमेरिका ने जो कोशिश की इनको यूरोप को जंग में धकेल कर कल को उसी तरह इस यूरोप पे अपना कंट्रोल बहाल करेगा जिस तरह इसने खलीज में किया, गल्फ कंट्रीज में किया। हमने देखा कि आज सऊदी अरब में इनके अड्डे हैं, कतर में इनके अड्डे हैं, दुबई में इनके अड्डे हैं। That was the same plan America wanted to implement, starting from Hungary, Poland,
एंड कमिंग टूवर्ड्स अप टू जर्मनी, कि यहाँ सब पे मैं अपनी दोबारा से एग्जिस्टेंस बना लूंगा टू काउंटर द माइट ऑफ द चाइना इन फ्यूचर। क्योंकि हमने देखा कि 2 साल पहले चाहे जो यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी वी कैन सी द शिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड पावर फ्रॉम वेस्ट यानी फ्रॉम अमेरिका टू ईस्ट मींस चाइना। अब जब ये बयान आया, उन्होंने कहा जी एंड वी विल गो विद द फ्लो, जैसे दुनिया चलेगी हम उनके साथ चलेंगे। तो अमेरिका ने फौरी तौर पर यूरोप को कंट्रोल करने के लिए इस हद तक उनको प्रोवोक किया कि रशिया यूक्रेन जो है वो जंग पर आमादा हो गया। अब हमने देखा कि वो नेटो के चक्कर में, अभी इस वक्त आप लेटेस्ट देख सकते हैं स्वीडन और वो स्विट्जरलैंड भी आ रहे हैं जी, हम नेटो में जा रहे हैं, वो एक नया इशू खड़ा हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करें तो उसको अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जिसकी 2 बड़ी रीजंस हैं, कोविड-19 से रिकवरी और रशिया यूक्रेन वॉर। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इस वक्त की सिचुएशन में क्या है, वो है अनडिसाइसिव वीकर गवर्नमेंट। देखिए अनडिसाइसिव आदमी सबसे खतरनाक होता है। वो जब हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है ना, तो उसके अंदर कहते हैं कि जी घोड़े को पता चल जाता है कि बैठने वाला कॉन्फिडेंट है या नहीं है। अगर कॉन्फिडेंट है तो वो उसको माइल्स तक ले जाएगा, नहीं तो 1 सेकंड में उसको गिरा देता है। दिस इज हाउ इट इज। पाकिस्तान के अंदर IMF समेत दुनिया के सारे इदारे 2 चीजें मॉनिटर कर रहे हैं। एक ये कि हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, और दूसरा ये कि हाउ दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। हु का सवाल ये है कि उनको समझ नहीं आ रही है कि यार शहबाज शरीफ चला रहा है, नवाज शरीफ चला रहा है, आर्मी चला रही है, कौन चला रहा है। और हाउ दे आर रनिंग, they have seen they could not decide to change the petrol price, they could not decide to change the electric tariffs, they could not decide on what terms they can have the agreement with IMF. So ना तो वो उस तरफ से कोई डिसाइसिव यानी हाउ कैसे करना है उसमें भी फेलियर है, एंड हु इज रनिंग उसमें भी नजर आ रहा है कि 7 दिन लंदन बैठे रहे, फैसला ना कर पाए। एक चीज आप देखें, मैं कल ट्विटर स्पेस पे था मैं, तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। उन्होंने कहा जी कि अगर IMF हमें कर्जा दे देता है और UAE भी कोई $2 अरब दे देता है तो हम क्या ये गवर्नमेंट सरवाइव कर जाएगी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा देखें ये हो ही नहीं सकता, आपको कोई 10 रुपया हमारी नॉर्मल जिंदगी में उधार नहीं देता जब तक क्रेडिबिलिटी ना हो। पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि IMF की शराइत के अंदर एक शर्त है कि जी जितने आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे हैव टू सबमिट देयर एसेट्स एज वेल, डिक्लेरेशन ऑफ देयर एसेट्स, कि जी हमें शक है कि इन्होंने हमसे पैसे लेके तो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड के बैंकों में भेज देने हैं। जब इस तरह का क्रेडिबिलिटी डेफिसिट हो तो दुनिया में आप पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शेकी बैठा हुआ है कि हमने इमरान खान का साथ देना है कि नहीं देना, कि अगर इमरान खान कॉल करते हैं जी आप पैसे ना भेजें, जो मैं समझता हूँ बड़ी गलत कॉल होगी, आई विल नेवर एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम इमरान खान, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचा जाए तो आपका 15 दिन में आपका पट्टा बैठ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान ऐसी जगह पर आज खड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर पॉलिटिकल अथॉरिटी कायम की जाए। पॉलिटिकल अथॉरिटी से मुराद ये है कि अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, दे विल बी इन अ पोजीशन टू टेक द बर्डन। देखें केयर टेकर का फायदा क्या होता है कि वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट करता है बिफोर हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट टू द पब्लिकली इलेक्टेड पीपल, और उसके पास ये मार्जिन होता है कि वो अगर पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ती है तो वो बढ़ा लेता है,